नमस्कार, मैं हूं राकेश अचौली। रोज की तरह फिर आज आपके साथ हूं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों पर बात करने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे बेहद अप्रत्याशित हैं। बेहद अप्रत्याशित इसलिए हैं कि इन चुनाव नतीजों की कल्पना न तो विपक्ष ने की थी, न सत्ता पक्ष ने की थी, और जिस ढंग से इन चुनावों में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारे चले, संविधान बचाने की बातें चली, आरक्षण की बातें चली लेकिन नतीजा कुछ और ही सामने आया। लोग बटे भी, लोग कटे भी, लोग एक भी रहे, लोग सेफ भी रहे। और जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उन्होंने एक बात तो साबित कर दी है कि हमारा जो हिंदुस्तान है अभी भी जात पात से ऊपर नहीं उठा है। यहाँ की राजनीति में अभी भी एक मथनी चलती है, जिसको आप अगर मथ दें तो उसमें से छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। और मक्खन यानी सत्ता की मलाई, वो मक्खन नहीं जो आपके दूध दही से निकलता है। और तो जिस आदमी ने, जिस दल ने इस सत्ता के जमे हुए दही को ढंग से मथ लिया वो जीत गया, और जो नहीं मथ पाया उसके हिस्से में छाछ आया। और जो घृत है, जो स्नेह है, वो सब सत्ता पक्ष के हाथ में गया। झारखंड में स्थितियां अलग रहीं, महाराष्ट्र में स्थितियां अलग रहीं, लेकिन कमोबेश संदेश ये गया। महाराष्ट्र चूँकि बड़ा राष्ट्र है, 288 सीटें थी, तो ये संदेश गया कि देश में आने वाले दिनों में अभी ये बटोगे और कटोगे का नारा और चलने वाला है। इस चुनाव परिणामों ने, दोनों चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी प्रदान की है। और इस चुनाव परिणाम, खास तौर पर महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों ने जो एक प्रहार हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर अडानी मामले को लेकर के, उस पर भी थोड़ी सी धूल पड़ गई है। और एक साथ कई नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को नई प्राणवायु मिली है। उसमें महाराष्ट्र के जो बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस, जो 2.5 साल से अपने सीने पर पत्थर रख के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको नवजीवन मिला है। अब वो मुख्यमंत्री होंगे, 100% होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और वो एक दिन पहले ही नागपुर जाकर के संघ परिवार से आशीर्वाद भी हासिल कर चुके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में माननीय जो हमारे योगी जी हैं और मुख्यमंत्री जी, उनको भी नवजीवन मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अभी 10 महीने पहले, 8 महीने पहले ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था, लोकसभा की 30 सीटें उसके हाथ से निकल गई थी, तो वो जो जख्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर, ख़ास तौर पर योगी जी के व्यक्तित्व पर, उस पर अब थोड़ी सी मरहम लगी है। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और समाजवादी पार्टी का जो नारा था पीडीए का, वो नाकाम साबित हुआ है। अब इसमें किसकी समझ चली, किसकी नहीं चली, ये समीक्षा नेताओं के करने की काम है। हम पत्रकारों का, हम जैसे समाज के जो खाम खा सोचने वाले लोग हैं, उनका काम तो ये है कि हम इसका विश्लेषण अपने ढंग से करें। तो हम तो देखिए, मैंने सुबह भी कहा था कि इन दोनों चुनावों को लेकर के जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें बड़ा संशय है। कुछ लोगों ने तो सीधे कह दिया कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आएगी, और कुछ ने कह दिया कि नहीं, बीच का मामला है। जैसे दैनिक भास्कर था, 150 महायुति को 150 से ज़्यादा नहीं दे रहा था, 135 से 150 दे रहा था। पोल ऑफ पोल जो था उसने भी महायुति को 157 सीटें दी थी।
लेकिन 200 सीटें तो किसी ने दी नहीं थी। जितने भी सर्वे हुए, पीएम ARO जो होता है उसने 157 सीटें दी, चाणक्य ने 160 सीटें दी थी, पीपुल्स पल्स ने जरूर 195 सीटें दी थी। तो इनका जो सर्वेक्षण है वो चुनाव नतीजों के कुछ आसपास आता है। और पोल डायरी ने 186 दी थी, ये भी थोड़े से ऊपर बढ़े थे। लेकिन इन सारे चुनाव सर्वेक्षणों को, एग्जिट पोल्स को, न कि सर्वेक्षणों को, एग्जिट पोलों को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने गलत साबित कर दिया है। और इससे देखिए, मैं जिस बात को कहता आ रहा हूँ, मैं तो जनादेश का स्वागत सब करते हैं, मैं भी करूँगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को, महायुति के नेताओं को, सबको खुले दिल से बधाई देता हूँ कि वो आने वाले 5 साल तक महाराष्ट्र में जनता की सेवा करें सत्ता के जरिए। मेवा ना खाएं। मेवा खाने के लिए तो बहुत लोग कतार में रहते हैं। तो इन चुनावों से ये बात जाहिर हो गई कि अभी भी देश की जनता मुद्दों पर विचार नहीं करती निर्णय करते वक्त। या तो एक ये वजह है, या दूसरी वजह यह है कि जो सत्ता जिसके हाथ में होती है वो मशीन और मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी और मशीन EVM, इन दोनों के जरिए जैसा परिणाम चाहे वैसा हासिल कर सकती है। ये प्रमाणित हुआ हरियाणा में, ये प्रमाणित हुआ मध्य प्रदेश में, ये प्रमाणित हुआ छत्तीसगढ़ में, ये प्रमाणित हुआ राजस्थान में। तेलंगाना में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हो पाया। तो जहाँ नहीं हो पाया वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती कि देखिए इसमें मशीन और मशीनरी का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा, रोल तो होता है। देखिए, जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में इतने तनाव के बाद चुनाव लड़ा, वहाँ का मुख्यमंत्री जो था हेमंत सोरेन 50 दिन जेल में रहा, ईडी ने प्रताड़ित किया, छापे पड़े, सब कुछ हुआ। कांग्रेस के नेताओं के यहाँ से तो नकदियाँ मिली। ईडी ने बाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पड़ताल के नाम पर चुनाव के ठीक पहले छापे मारे। बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। आप गौर कीजिए, मेरा कहने का मतलब है जिसके हाथ में मशीन है, मशीनरी है, वो अपेक्षा से अधिक परिणाम हासिल कर सकता है। ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी लागू होती है, ये बात महायुति पर, भारतीय जनता पार्टी पर और एकनाथ शिंदे के गुट पर और अजीत पवार के गुट पर भी लागू होती है। इन चुनाव परिणामों पर कम से कम विपक्ष को तो यकीन नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा गणित जो किसी भी तरह से आप लगाएं तो उसका जो परिणाम है, गुणनफल है, वो ये आ नहीं सकता जो आया है। अजीत पवार को जितनी सीटें मिली हैं उसकी कल्पना खुद अजीत पवार को नहीं होगी। एकनाथ शिंदे साहब को जितनी सीटें उनकी पार्टी को मिली हैं उसकी कल्पना शिंदे साहब को भी नहीं होगी। और शरद पवार साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता से ये अपील की थी कि उनके जीवन का आखिरी चुनाव है, तो क्या जनता ने उनकी बात भी नहीं सुनी? मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी निर्मम हो सकती है। वो एक जो पाटिल साहब है, जरांगे पाटिल साहब, जो आरक्षण का मुद्दा इतने दिनों से चलाए हुए थे, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खलनायक नंबर 1 बना रखा था, उनका गणित फेल हो गया। कांग्रेस का गणित फेल हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कैसे परिणाम दिए थे, अप्रत्याशित परिणाम दिए थे। तब भी मशीन और मशीनरी का मामला था। मशीन और मशीनरी की भूमिका पर निश्चित तौर पर अब छात्रों को, शोधार्थियों को शोध करना चाहिए कि ये लोकतंत्र में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। क्या मशीन और मशीनरी मिलकर के जनादेश को कोई भी शक्ल में ढाल सकती है? मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। मैं तो कहता हूँ कि भाई, जैसे कांग्रेस 5, साढ़े 5, 6 दशक तक सत्ता में रही, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हक है कि वो रहे 5 दशक, 6 दशक, जब तक रह सकती हो। लेकिन जिस ढंग से अब जो चुनाव हो रहे हैं उनसे कम से कम मेरे जैसे मतदाता का विश्वास तो उठ रहा है। क्योंकि इतना नहीं हो सकता जितना कि सामने आ रहा है।
हमने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, सतह पे देखा। हमारी क्या, हम जैसे सैकड़ों जो मैदान में काम करने वाले पत्रकार हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, उनको ये सपने में भी नहीं लग रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भी नहीं लग रहा था, राजस्थान में भी नहीं लग रहा था, लेकिन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ऐसी बनी कि तगड़ी बनी, उसको हिलाना मुश्किल है। ऐसी सरकार अब महाराष्ट्र में बन गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे, चाहे बिहार में हों, चाहे दिल्ली में हों, चाहे कहीं भी हों, वहाँ महाराष्ट्र जैसे ही परिणामों का सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। विपक्ष के सारे तौर तरीके मशीन और मशीनरी के सामने फेल हो गए हैं, नंबर एक। अब आप मशीन और मशीनरी को हटा भी दें तो जो सत्ता पक्ष के नारे हैं, आपको मुझे भड़काऊ लग सकते हैं, आपको हमको ये नारे अविवेकपूर्ण लग सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। निश्चित तौर पर ये हिंसक नारे हैं, हिंसक नारे नहीं है, लेकिन ये असर दिखा रहे हैं। कुछ मशीनें और मशीनरी असर दिखा रही हैं, कुछ ये नारे असर दिखा रहे हैं। तो अब इस देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश भविष्य में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा या नारों के आधार पर चुनाव लड़ेगा। ये बटोंगे और कटोंगे वाला क्या मामला था भाई, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था, देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। असली मुद्दा तो था महंगाई का, बेरोजगारी का, सद्भाव का, घुसपैठियों का भी थोड़ा सा था। लेकिन ये जो बटोगे कटोगे तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हावी हो गया। अब भ्रष्टाचार का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। महाभ्रष्ट जिनको भी चक्की पीसिंग करना थे, उनको भी अच्छी सीटें मिली। और मैं तो मतलब अब किस किस का नाम लूँ। अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, कानून और व्यवस्था, किसान, नौजवान, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन नारों का जवाब संविधान की लाल किताब दिखा करके नहीं किया जा सका, और आगे भी किया जा सकेगा, इसमें अब मुझे संदेह है। लेकिन इस पराजय से, इस सदमे से उबरने की ज़रूरत है। जो लड़ाई शुरू हुई थी वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर अब हम देखेंगे 25 तारीख को संसद में, अब अडानी साहब का जो मामला है ना, अमेरिका की अदालत से अरेस्ट वारंट का, वो फीका पड़ जाएगा। अब उस पर बात होगी ही नहीं, करने ही नहीं दी जाएगी। बात होगी ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो क्या छोटा सा 88 सीटें, एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन जहाँ जो जीता है उसको बधाई। वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनता को बधाई। और उस जनता से ये भी अपेक्षा है कि वो मुद्दों पर लौटे। अब जब भी फैसले करे, चाहे वो पंचायत स्तर पर फैसला करे, चाहे वो स्थानीय निकायों में फैसला करे, चाहे वो सहकारिता के चुनाव में फैसला करे, चाहे वो विधानसभाओं में करे, चाहे वो लोकसभा चुनाव में करे, मुद्दों पर फैसला करे, नारों पर फैसला नहीं करे। नारों पर होने वाले जो फैसले हैं वो देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये मेरी धारणा है, आपकी धारणा अलग हो सकती है, आप इससे मुख्तलिफ ख्याल रख सकते हैं और उसका भी स्वागत है। आपकी धारणा का ये नहीं कि हम उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, भाई आपकी धारणा है, आपने बनाई है, आपको लगता है कि हाँ नारे ही ठीक है देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, तो ठीक है। नारों से मणिपुर की आग तो शांत नहीं होगी, नारों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो नारे अपनी जगह हैं, मुद्दे अपनी जगह हैं। सरकार को गुणा भाग करना चाहिए, जोड़ तोड़ करना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, नारों पर नहीं। लोगों को डरा के, लोगों को संकित करके, उनको भ्रम में डाल करके जनादेश हासिल करना एक और बात है, और मुद्दों पर राजनीति करके जनादेश हासिल करना एक दूसरी बात है।
माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी और उनकी टीम को इसलिए बधाई कि उन्होंने 44 साल की लंबी यात्रा तय करते करते 30 साल बाद ही चुनाव लड़ना सीख लिया। और 2014 में जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से वो सत्ता सुख से वंचित होने के लिए तैयार नहीं है। चाहे ये न केन प्रकारेण उन्हें सत्ता चाहिए। और अच्छी बात है, राजनीतिक दल तो सत्ता में रहने के लिए बने ना, कोई वहाँ पर भजन गाने के लिए तो बने नहीं है, कोई गांधी जी की तरह लंगोटी लगा के तो रहने के लिए बने नहीं है। सबको सत्ता का सुख चाहिए, और सत्ता का सुख पाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कर रहे हैं लोग। अब कांग्रेस या कांग्रेस के साथ खड़े तमाम सारे जो संगठन हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, जो जातिवाद के खिलाफ हैं, उन्हें इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों से ये अवसर मिला है कि वो अपनी रणनीति पर फिर से समीक्षा करें। उनका जो गठजोड़ है उसमें जो बार बार टूट फूट होती है, उससे बचने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव थे, लेकिन वहाँ जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे साफ जाहिर है कि वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो अनबन हुई थी, वहाँ कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, तो उसका नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ पर नारे सफल हुए और जो मुद्दे थे वो नाकाम हो गए। तो ये नाकामी और कामयाबी ये तो चलती रहने वाली चीज़ है, लोकतंत्र है, चुनाव में ऊंच नीच होती है। अब पुतिन साहब को आप देख लीजिए, 2024 आ गई है, पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। उन्होंने मशीनरी को, जनादेश को अपनी तरह से ढाल दिया है। कोई भी चुनाव हो, परिणाम उनके पक्ष में आता है। तो आने वाले दिनों में मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर जनता इन नारों से बाहर नहीं निकली, नारों के भ्रम जाल से बाहर नहीं निकली, तो इस देश में भी आने वाले 10, 15, 20 साल तक चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष में आएंगे। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। इस गाड़ी को, इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को विपक्ष रोक नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी कोशिश होती है, कहीं कामयाबी मिलती है, कहीं नहीं मिलती। अब जैसे प्रियंका वाड्रा साहब हैं, वो उपचुनाव लड़ी, वो राहुल गांधी से भी ज़्यादा वोट लेके जीत गई। तो वहाँ नारे नहीं चले, वहाँ भावना चल गई। हाँ, जो कांग्रेस के प्रति थी, जो इंदिरा गांधी के प्रति थी, गांधी परिवार के प्रति थी, लेकिन महाराष्ट्र में पवार के प्रति भावना नहीं चली। पवार साहब चौथे पद में हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, लेकिन जनता ने उनकी नहीं सुनी। या तो सुनी नहीं, या जनता को सुनने नहीं दिया गया। उनके भतीजे साहब को सुन लिया लोगों ने, चुन लिया, और अच्छे ढंग से चुना। इसकी उम्मीद खुद पवार साहब को नहीं होगी। तो ठीक है, आने वाले 24 घंटे और हैं, उसमें उठापटक चलेगी। महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये स्पष्ट हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, और उनको आश्वस्त संघ ने भी किया था। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही थी, वो तो एकनाथ शिंदे तो मजबूरी में मुख्यमंत्री बन गए थे। अब ये देखना है कि क्या है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, अजीत दादा फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे इस नई सरकार में, या अपने घर बैठ के अपना संगठन चलाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। बिना सत्ता के ना एकनाथ जिंदा रह सकते हैं, ना अजीत दादा जिंदा रह सकते हैं, और फडणवीस को तो सवाल ही नहीं। फडणवीस को तो लॉटरी लग गई है। और जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, वहाँ आदिवासियों ने नारों को अस्वीकार किया। वो एक रहे और वो सेफ रहे, उनकी सरकार भी सेफ रही। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आखिरी तक आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की। काले खां सराय का नाम मिटा करके बिरसा मुंडा साहब के नाम पर रख दिया, लेकिन आदिवासी इस झांसे में आए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आए। वो लाडली बहना योजना जो यहाँ चल गई महाराष्ट्र में, उसके झांसे में नहीं आए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस योजना के जवाब में जो अपनी योजना परोसी थी, लोगों ने उस पर भरोसा किया।
लोगों ने सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा किया, सोरेन की जो विरासत थी राजनीति की उस पर भरोसा किया, चंपई बाबू को खारिज किया, भारतीय जनता पार्टी को खारिज किया। तो ये ठीक है, कहीं किसी कोई खारिज हुआ है, कहीं कोई खारिज हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस खारिज हुई है, शरद पवार खारिज हुए हैं, उद्धव ठाकरे खारिज हुए हैं। तो वहाँ पर झारखंड में भाजपा खारिज हुई है, चंपई खारिज हुए हैं, मरांडी खारिज हुए हैं, कई लोग खारिज हुए हैं। तो ये सब चलेगा। और मैं फिर से जीते हुए सभी विधायकों को और सभी राजनीतिक दलों को जिनके लोग जीते हैं, चाहे वो विपक्षी हों चाहे सत्ता पक्षी हों, सबको बधाई देता हूँ। और जो पराजित हो गए हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। और मेरा एक परामर्श है कि वो निराश होकर घर न बैठ जाएं, लड़ें। वो एक दिन आएगा कि नारे हारेंगे और मुद्दे जीतेंगे। मशीन और मशीनरी हारेगी, जनता जीतेगी। धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं है तो भैया अपनी अपनी पार्टियां छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। सुखी रहोगे, सुरक्षित सेफ रहोगे। तो जिसको सेफ रहना है, जिसको डर लगता है, वो अगले कुछ दिनों में फैसला कर ले, चला जाए। कोई फर्क नहीं पड़ना इस देश पर। एक समय था तब कहीं विपक्ष में कोई नहीं था सत्ता में, कांग्रेस का एक छत्र राज था। तो एक समय आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज चलने वाला है। तो चलने देंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और फिर वही निवेदन कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।